हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कांच के कोहिनूर, एक स्वाभिमान पत्नी की कहानी। विदाई की वह कड़वी रात। मूसलाधार बारिश हो रही थी। दिल्ली की आलीशान कॉलोनी गुलमोहर एवेन्यू के बंगला नंबर 14 बाहर बिजली कड़क रही थी, लेकिन उस बंगले के अंदर जो तूफान चल रहा था वह बाहर के तूफान से कहीं ज़्यादा खौफनाक था। निकल जाओ मेरे घर से और दोबारा इस चौखट पर अपनी बदसूरत और मंसूर शक्ल मत दिखाना। राघव चिल्लाते हुए मीरा का हाथ पकड़ा और उसे झटकते हुए मुख्य दरवाजे की तरफ खींच लिया। मीरा ने पैर लड़खड़ाए, उसके हाथ जोड़कर उसका पूरा सूटकेस टूटकर फर्श पर गिर गया और खुल गया, जिसमें से कुछ साधारण सूती साड़ियाँ और उसकी माँ की दी हुई एक पुरानी डायरी बाहर बिखर गई। राघव, प्लीज़ मेरी बात सुनिए, मैं कुछ नहीं किया है। वह साख शेयर्स के कागजात मैंने नहीं चुराए हैं। मैं तो बस मीरा की आंखों में आंसू का सैलाब बह रहा था, जिससे राघव के पैर पड़ने की कोशिश बस करो। और यह नौटंकी। राघव की माँ ने सुमित्रा देवी को सोफे पर बैठी हुई चाय की चुस्की लेते हुए तिरस्कार से बोली, मेरे बेटे की साख बाजार में खराब करने के लिए तुमने ही वो पेपर्स लीक किए हैं। आखिर एक मामूली मिडिल क्लास लड़की जब करोड़ों बिजनेस वाले की जगह जब मिलती है तो उसकी औकात बाहर आ ही जाती है। राघव, बाहर निकालो। राघव, जो एक बड़ी टेक्सटाइल कंपनी एम्पायर की एमडी था, घमंड और गुस्से से अंधा हो चुका था। उसने मीरा की एक न सुनी। मीरा और राघव की शादी को 2-3 साल हो चुके थे। इन 3 सालों में मीरा ने सिर्फ एक ही काम किया था, सबकी बातें सुनना, पूरे घर का ख्याल रखना और राघव की हर जिद्दी को प्यार समझकर बर्दाश्त करना। लेकिन आज राघव की नई सेक्रेटरी नताशा की चाल की वजह से मीरा इस कंपनी से खुफिया दस्तावेज चोरी करने का झूठा आरोप लगाया था। राघव ने मीरा का सूटकेस बाहर लॉन में फेंक दिया और फिर मीरा की बाह पकड़कर उसे दरवाजे से बाहर धकेल दिया। मीरा की साड़ी का पल्लू भीगती हुई मिट्टी से सन गया। राघव, एक बार अपनी अंतरात्मा से पूछो, क्या मैं ऐसा कर सकती हूँ? मीरा ने बारिश में भीगते हुए चिल्ला कर कहा। मेरी अंतरात्मा ने ही मुझे गद्दारों से लात मारकर बाहर निकालने को कहा है। आज मैं तुम्हारा और मेरा रिश्ता ख़त्म। कल सुबह तुम्हें तलाक के पेपर्स मिल जाएंगे। राघव ने धड़ाम से दरवाज़ा बंद कर दिया। अंदर की बत्तियां बुझ गई। बाहर काले आसमान के नीचे केवल एक कड़कती बिजली की रोशनी में मीरा अकेली खड़ी थी। उसके पास न पैसे थे, न कोई ठिकाना। उसके माता पिता का सालों पहले देहांत हो चुका था। उसने आसमान की तरफ देखा और उसकी आंखों में आंसू बारिश के पानी से मिल चुके थे। उसने अपने बिखरे हुए बालों को पीछे किए और भीगे हुए सूटकेस को उठाया और एक नए रास्ते पर चल पड़ी। उस रात मीरा ने खुद से एक वादा किया, आज राघव कपूर ने मेरी साड़ी का पल्लू ही नहीं, मेरा आत्मसम्मान भी मिट्टी में मिलाया है, लेकिन मैं इस मिट्टी से उठकर सोना बनकर दिखाऊंगी। फुटपाथ से नए सफ़र की शुरुआत। राघव के 3 बज चुके थे। मीरा भीगती हुई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर एक शेड के नीचे आकर बैठ गई। ठंड से उसके होंठ कांपते रहे। सुबह हुई तो स्टेशन पर चहल पहल बढ़ी। मीरा ने अपनी माँ की डायरी निकाली, जो सौभाग्य से सूटकेस के सबसे अंदर होने के कारण सूखी रह गई थी। उस डायरी में मीरा की माँ के हाथ से लिखे हुए कुछ खास नुस्खे थे। मीरा की माँ पुरानी लखनऊ की रहने वाली थी और उन्हें कपड़ों की पारंपरिक चिकनकारी और दर्जी की कढ़ाई और 7 प्राकृतिक रंगों की तैयार करने का अद्भुत ज्ञान था। मीरा खुद फैशन डिजाइनर में गोल्ड मेडलिस्ट थी, लेकिन राघव की शादी के बाद अपने सपनों की आहुति दे दी थी, क्योंकि राघव को वर्किंग वाइफ पसंद नहीं थी।
बेटी कुछ खा लो, कल रात को से देख रही हूँ भूखी बैठी हो। पास में ही चाय का ठेला लगने वाली एक बुजुर्ग महिला जिन्हें सब अम्मा कहते थे, मीरा ने एक कड़क चाय का कुल्हड़ और 2 बिस्किट दिए। मीरा ने चाय घूंट लिया और उसके शरीर में कुछ जान आई। उसने अम्मा की ओर अपनी पूरी कहानी तो नहीं बताई, लेकिन इतना कहा, उसका अब इस दुनिया में कोई नहीं है। अम्मा ने मुस्कुरा कर कहा, जिसका कोई नहीं होता उसका खुदा होता है। बेटी, हिम्मत मत हार, तेरी आंखों में एक आग है, उसे बुझने मत देना। मीरा ने तय किया कि वह रोने में वक्त जाया नहीं करेगी। उसने अम्मा से पूछा, अम्मा, यहाँ आसपास में कोई कपड़े का बाजार है जहाँ थोक में कपड़े मिलते हो? अम्मा ने बताया, यहाँ से थोड़ी दूर चांदनी चौक है, वहाँ कटरा नील में कपड़ों का समंदर है। मीरा के पास उसकी शादी की एक सोने की अंगूठी बची थी, जो उसने अंगुली में रह गई थी। उसने भारी मन से उस अंगूठी को सुनार की दुकान पर बेचा, जिससे उसे 25,000 रुपये मिले। उसकी ज़िंदगी की नई पूंजी थी। मीरा क्रिएशंस का पहला कदम। चांदनी चौक की तंग गलियों में मीरा ने 5,000 में एक छोटा सा कबाड़ जैसा कमरा किराए पर लिया, जो गोदाम की तरह इस्तेमाल होता था। बाकी 20,000 लेकर वह कपड़े के बाजार गई। उसने खादी और सूती कॉटन के सादे थान खरीदे। रात को अपने छोटे से कमरे में मोमबत्ती की रोशनी में मीरा ने अपनी माँ की डायरी के नुस्खे आजमाए। उसने अनार के छिलके, हल्दी और नील का उपयोग करके कपड़ों को डाई किया। उसने उन सादे कपड़ों पर आधुनिक कला, आर्ट और पारंपरिक चिकनकारी का ऐसा फ्यूजन मिश्रण तैयार किया, जो बाजार में मौजूद किसी भी कपड़े से बिल्कुल अलग था। उसने खुद 5 अनारकली सूट और 5 साड़ियाँ तैयार की। अब उंगलियों से सुई चुबाकर रात भर जाकर उसने वो डिजाइन बनाए। अगले दिन वह उन कपड़ों को लेकर दिल्ली के एक मशहूर बुटीक एंथनी क्वीन की मालकिन मिसेज मल्होत्रा के पास गई। मिसेज मल्होत्रा बहुत बड़ी और कड़क मिजाज की बिजनेस वूमेन थी। क्या है यह, हमारे यहाँ पटरी वाले कपड़े नहीं बिकते हैं लड़की। मिसेज मल्होत्रा ने मीरा के साधारण कपड़े देखकर मीरा ने आत्मविश्वास से कहा, मैम, एक बार सिर्फ इन डिजाइनों को छू कर देखिए, यह 100% ऑर्गेनिक प्राकृतिक रंग है। आजकल की अमीर महिलाएं केमिकल वाले रंगों से बचती है। आप सिर्फ एक सूट डिस्प्ले पर लगाइए, अगर शाम तक न बिका तो मैं दोबारा यहाँ नहीं आऊँगी। मीरा की आंखों की वो चमक और आवाज़ का हौसला देखकर मिसेज मल्होत्रा पिघल गई। उन्होंने वो 5 सूट दुकान के मुख्य पुतलों पर लगवा दिए। चमत्कार होना ही था। दोपहर में दिल्ली के एक बड़े नेता की पत्नी और उनकी बेटियां बुटीक पे आई। उनकी नज़र उस सूट, साड़ी वे डिजाइनर इतने यूनिक और रॉयल थे। उन्होंने 5 सूट और साड़ियाँ बिना मोल भाव किए 80,000 में खरीद लिए। मिसेज मल्होत्रा हैरान रह गई। उन्होंने तुरंत मीरा को बुलाया और 50,000 का एडवांस चेक देते हुए कहा, मीरा, मुझे अगले हफ्ते ऐसे 50 पीस चाहिए। तुम कमाल के डिजाइनर हो। मीरा की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन इस बार ये आंसू बेबसी के नहीं, बल्कि कामयाबी की पहली सीढ़ी चढ़ने के थे। राघव की दुनिया और उसका पतन। इधर कपूर एम्पायर में राघव और उसकी माँ सुमित्रा देवी अपनी जीत का जश्न मना रहे थे। राघव ने नताशा को कंपनी का नया चीफ डिजाइनर और वाइस प्रेसिडेंट बना दिया था। देखा राघव, उस मासूम लड़की के जाते ही हमारी कंपनी का नया टेंडर पास हो गया। नताशा कितनी मॉडल और समझदार है, सुमित्रा देवी ने कहा। राघव ने घमंड से कहा, हाँ माँ, मीरा तो बस घर के काम के लायक थी, बिजनेस संभालना उसके बस की बात नहीं थी। अच्छा हुआ पीछा छूटा। लेकिन राघव इस बात से अनजान था
कि नताशा दरअसल उसके सबसे बड़े बिजनेस प्रतिद्वंदी सिंघानिया ग्रुप के मालिक विक्रम सिंघानिया की प्लॉट की हुई मोहरा थी। नताशा धीरे धीरे कपूर एम्पायर के सारे सीक्रेट्स डिजाइन के पुराने हो रहे थे। उन्हें पास कुछ भी नया नेगेटिव नहीं था। बाजार में कपूर एम्पायर के कपड़ों की मांग घटने लगी थी। राघव को भी बड़ी नुकसान होने था, लेकिन वह अपनी झूठी शान और अंधा सा वो समझकर वह सिर्फ एक अस्थायी मंदी है। मीरा का उदय 2 साल बीत गए। 2 सालों में मीरा ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। मिसेज मल्होत्रा के साथ मिलकर उसने अपना खुद का ब्रांड रजिस्टर कराया। मीरा को झुग्गी झोपड़ियों और गांवों की उन गरीब महिलाओं को काम पर रखा जो कढ़ाई और बुनाई का हुनर रखती थी, लेकिन उसके पास काम नहीं था। मीरा उसे ट्रेनिंग दी और उन्हें अच्छा वेतन दिया और महिलाएं जुड़ गई। मीरा के कपड़े अब सिर्फ दिल्ली ही नहीं बल्कि मुंबई, बेंगलोर और विदेशों में भी एयरपोर्ट होने लगे हैं। मीरा का विजय था सस्टेनेबल और रॉयल फैशन। वह खुद एक डिजाइनर और अप्रूव करती थी। उसकी मेहनत रंग लाई और मीरा का टर्नओवर 100 करोड़ पार कर गया। अब मीरा चांदनी चौक के उस छोटे कमरे में नहीं रहती थी। उसे लुटियंस दिल्ली में अपना एक आलीशान कोऑपरेटिव ऑफिसर और एक बेहद खूबसूरत विला खरीद लिया। उसकी गाड़ियाँ के काफिले अब मर्सिडीज और BMW शामिल थी, लेकिन इतनी बड़ी बिजनेस बनने के बाद भी वह हर संडे उस रेलवे स्टेशन वाली अम्मा से मिलने जाती थी और उनके पैर छूकर आशीर्वाद लेती थी। मीरा का रूप पूरी तरह बदल चुका था। अब वह साधारण सहमी हुई लड़की नहीं थी। वह पेस्टल कलर्स के महंगे पैर सूट पहनती थी और उसकी आंखों का ब्रांडेड चश्मा होता है। उसकी चाल में एक अमध्य आत्मविश्वास था। तनख्वाह पलट गई और बर्बादी। साल 2026 की शुरुआत कपूर एम्पायर के लिए एक काल बनकर आई। राघव ने अपनी पूरी संपत्ति और कंपनी के शेयर दांव पर लगाकर एक इंटरनेशनल फैशन शो दिल्ली काउचर वीक के लिए कपड़े तैयार किए। उसे उम्मीद थी कि इस शो में उसे 500 करोड़ का ग्लोबल ऑर्डर मिलेगा, लेकिन शो के ठीक 2 दिन पहले नताशा अचानक गायब हो गई। राघव ने जब कंपनी के लॉकर और अकाउंट्स चेक किए तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। नताशा ने कंपनी के बैंक खाते में 150 करोड़ का गबन कर लिया था और उसके सारे ऑरिजिनल डिजाइनर सिंघानिया ग्रुप को बेच दिए थे। सिंघानिया ग्रुप ने राघव से एक दिन पहले फ्रेंच कॉन्फ्रेंस करने को सारे डिजाइनर अपने नाम से लॉन्च कर दिए। राघव प्लेजियम डिजाइनर चोरी का आरोप लग गया था। बैंकों में राघव को डिफाल्टर घोषित कर दिया था। उसे बंगले गुलमोहर रेवेन्यू की नीलामी ने नोटिस बोर्ड बाहर लगा दिया था। सुमित्रा देवी को दिल का दौरा पड़ा और वे अस्पताल में भर्ती हो गई। अस्पताल के बिल चुकाने के लिए भी राघव को अपनी गाड़ियां बेचनी पड़ी। राघव सड़क पर आ चुका था। जो राघव कभी घमंड में चूर होकर घूमता था, आज वह अपने वकील और बैंकों के चक्कर काट रहा है, लेकिन कोई उसकी मदद नहीं करने के लिए तैयार था। आमने सामने अतीत और वर्तमान। द दिल्ली काउचर वीक का दिन आया। राघव वहां एक दर्शक के तौर पर अपनी डूबती हुई साख को बचाने की आखिरी उम्मीद में गया था। वह किसी के बड़े इन्वेस्टर की तलाश में था जो उसकी कंपनी को खरीद ले या लोन दे। तभी शो में एंकर ने घोषणा की, देवियों और सज्जनों, इस साल के बिजनेसमैन आइकॉन ऑफ द ईयर ऑफ मुख्य प्रायोजक को मंच पर आमंत्रित करते हुए हमें बेहद गर्व हो रहा है।
उन्होंने मात्र 2 साल में भारतीय फैशन इंडस्ट्री का चेहरा बदल दिया। द ऑनर ऑफ द मीरा, मिस मीरा शर्मा। राघव के कान में जैसे ही पिघला हुआ शीशा गिर पड़ा, उसे अपनी आंखों में मली मच कर लाइट्स चमकी। बैकग्राउंड में चमकदार म्यूजिक बज रहा था। सफ़ेद रंग में एक बेहद सी क्लासी और रॉयल डिजाइनर इंडो वेस्ट सूट में एक महिला मंच पर आई। उसके पीछे ब्राउंचर और उसकी सेक्रेटरी की टीम थी। वह कोई और नहीं, मीरा थी। उसकी आंखों का तेज और उसने चेहरे पर नूर देखकर पूरा हॉल तालियां गूंज उठा। राघव का मुंह खुला का खुला रह गया। वह लड़खड़ाते हुए आगे बढ़ा। मीरा, यह कैसे संभव है? यह तो वो मीरा है जिसे मैंने शो खत्म होने के बाद राघव ने पागलों की तरह मीरा के केबिन की तरफ दौड़ लगाई। मीरा के ब्राउंचर्स ने उसे रोक लिया। मुझे छोड़ो, वो मेरी पत्नी है, राघव चिल्लाया। मीरा ने अंदर से आवाज़ दी, आने दो उन्हें। राघव जैसे ही केबिन के अंदर गया, उसने देखा मीरा एक बड़ी कांच की टेबल के पीछे वाइस प्रेसिडेंट की चेयर पर बैठी थी और एक कप ब्लैक कॉफ़ी पी रही थी। मीरा, तुम इतनी बड़ी बिजनेसमैन कैसे बन गई? और तुमने मुझे छुपाया क्यों? राघव ने हक जताते हुए कहा। मीरा ने धीरे से कॉफ़ी का कप रखा और ठंडे लहजे से बोली, मिस्टर राघव कपूर, पहली बात, मैं आपकी पत्नी नहीं हूँ। 2 साल पहले ही हमारे तलाक के कागजात पर मैंने दस्तखत कर दिए थे। दूसरी बात, मैंने कुछ छुपाया नहीं। आपने कभी देखने की कोशिश ही नहीं की। आपको सिर्फ अपने घर की नौकरानी दिखती थी, उसके अंदर का हुनर नहीं। मीरा, मुझे माफ़ कर दो, मुझे बहुत बड़ी गलती। नताशा ने मुझे बर्बाद कर दिया है। मेरी माँ अस्पताल में है, हमारा घर नीलाम हो रहा है, प्लीज़ मुझे बचा लो। आखिर मैं तुम्हारा पति ही हूँ। राघव घुटनों के बल पर बैठकर रोने लगा। मीरा खड़ी हुई। वह चलकर राघव के पास आई। उसने राघव की आंखों में देखा। उन आंखों में आज भी वही बेबसी थी जो 2 साल पहले बारिश की उस रात में मीरा की आंखों में थी। राघव, जब तुमने मुझे उस रात घर से निकाला था, तब मैंने तुमसे भीख मांगी थी। क्या तुमने मेरी सुनी ही नहीं? लेकिन मैं तुम्हारी तरह क्रूर नहीं हूँ। तुम्हारी माँ की बीमारी के इलाज का सारा खर्च मीरा फाउंडेशन उठाएगी। राघव की आंखों में उम्मीद की किरण जागी। और मेरी कंपनी, मेरा घर। मीरा ने एक फाइल राघव के आगे फेंक दी। राघव ने देख, उस फाइल पर लिखा था, कपूर एम्पायर एग्जीबिशन डीड। तुम्हारी कंपनी और तुम्हारे बंगले को बैंक की नीलामी से मैंने खरीद लिया है। अब कपूर एम्पायर 100% मालकिन मैं हूँ। तुम्हारा घर भी अब मेरा है। मीरा ने शांत आवाज़ में कहा। राघव सुन रह गया। यानी तुम मुझे सब वापस कर रही हो? मीरा जोर से हंसी, ऐसी हंसी जिससे राघव की रूह कांप गई। राघव, वापस? बिल्कुल नहीं। मैं एक बिजनेस वूमेन हूँ राघव, कोई संत नहीं। तुम उस कंपनी में अब केवल एक फ्लोर मैनेजर की हैसियत से काम करोगे। अगर तुम्हारी मर्जी हो तो। और तुम्हारा वह बंगला, वह अब मेरी कंपनी की उन गरीब महिला कारीगरों का कम्युनिटी सेंटर और हॉस्टल बनेगा जो दिन रात मेहनत करके मीरा को आगे बढ़ती है। और तुम, तुम्हारी माँ उस बंगले के आउट हाउस में रह सकते हो, किराया देकर। नया सवेरा। नया सवेरा। राघव के पास और रास्ता नहीं था। उस घमंड पूरी तरह टूट चकनाचूर हो चुका था। जिस पत्नी को उसने पैरों की जूती समझा था, आज वह उसकी रहम करम पर जी रहा था। उसने भारी मन से उन कागजातों पर दस्तखत किए। अगले दिन गुलमोहर रेवेन्यू के बंगले के बाहर एक बड़ा बोर्ड लगा दिया गया, मीरा वुमेन एम्पावरमेंट सेंटर।
सुबह की ताज़ी धूप में मीरा अपनी शानदार मर्सिडीज कार से उतरी। आज वह उस घर में एक प्रताड़ित बहू का लाचार पत्नी बनकर नहीं, पब्लिक उस पूरे साम्राज्य की महारानी बनकर आई थी। राघव दूर आउटहाउस की खिड़की से देख रहा था कि कैसे उसकी माँ सुमित्रा देवी, जो कभी मीरा के ताने देती थी, आज मीरा के स्वागत के लिए आरती की थाली सजाए खड़ी महिलाओं की भीड़ को देख रही थी। मीरा ने आसमान की तरफ देखा। हवाएं चल रही थी, लेकिन आज कोई तूफान नहीं था। आज उसकी जिंदगी का एक खूबसूरत नया सवेरा था। उसने साबित कर दिया था कि औरत अगर घर बना सकती है तो वक्त आने पर वह खुद का साम्राज्य भी खड़ा कर सकती है। कहानी से सीख। कभी भी किसी की सादगी और लाचारी को उसकी कमजोरी नहीं समझना चाहिए। आत्मसम्मान की आग जब किसी स्वाभिमानी इंसान के दिल में जलती है तो वह राख से उठकर अपना साम्राज्य खड़ा कर सकती है।